हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक का, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस बुक लगा रहे थे जिसमें हम लोग देख रहे थे सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें हम इस पोर्शन को देख रहे थे साइंस के इस पोर्शन की, जिसमें 25 क्वेश्चन आने हैं और टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन विज्ञान के आएंगे। तो उसी का हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जाइएगा, देखिएगा। आप लोग चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट एक साथ देख सकते हैं लगा के, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें, तो एसआई प्रणाली में जो है प्रतिबल का मात्रक पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक पूछा गया है, क्या होगा इसका मात्रक। मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। उधर प्रतिरोधी बल होता है और बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना। इसमें से क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सोचिए, अगर हम बात करें इसमें, तो जब कोई ग्रह क्या है, वृत्तीय पथ पर अगर घूम रहा है तो उसके द्वारा जो विस्थापन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। अतः उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि W बराबर R बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। तो विस्थापन जब वृत्तीय पथ में कोई गति अगर कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस, यानी चली गई प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी का जो सीधा डिस्टेंस होता है वो हो जाता है विस्थापन। तो इसमें मान लीजिए यहाँ से अगर चला कोई ग्रह और ऐसे आकर फिर यहाँ पर हो गया, तो इसका विस्थापन क्या हो गया? इसका विस्थापन शून्य हो गया। तो इस तरीके से जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट 0 जूल, ठीक है। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कथन गलत है? गलत कथन की बात करेंगे तो ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। अब इसमें से गलत कौन है? गलत की बात करेंगे तो गलत हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। ठोस पदार्थों का आयतन जो निश्चित होता है ये गलत है। ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है और ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, और ठोस पदार्थ के जो है लगभग असंपीडनीय होते हैं, ठीक है। तो ठोस पदार्थ के जो है ठोस पदार्थों का आकार भी निश्चित होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों के अणु क्या होते हैं? बहुत 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 पास पास होते हैं। ठोस पदार्थों में जो उच्च यंग प्रत्यास्था मापांक तथा अपरूपकता मापांक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें आंसर इसमें बी पार्ट नहीं होगा, ये दिया गया है बी पार्ट, लेकिन इसमें आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ठोस पदार्थों का जो आकार अनिश्चित लिखा हुआ ये गलत है। आकार इसमें क्या होता है? निश्चित होता है ठोस पदार्थों का, ठीक है। ठोस पदार्थों का क्या होता है? आकार निश्चित होता है। तो ये करेक्शन है, कर लीजिएगा। आपका आंसर इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना था, तो गलत इसमें क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा। ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सत्य है? ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या होता है? ध्वनि का वेग इसमें से बताना है। चलिए, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होता है, गलत हो जाएगा। सर्दी और गर्मियों में समान, ये भी गलत हो जाएगा। मौसम पर निर्भर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। सर्दियों की तुलना में क्या होता है? गर्मियों में अधिक होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग क्या होता है? गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि माध्यम का ताप जब बढ़ता है तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। वायु में जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, ठीक है। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाता है तो 0.61 मीटर पर सेकंड क्या होता है? उसकी चाल, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि तरंगों का वेग जो है सबसे कम गैसों में होता है और सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है, किसकी ओर झुकती है? इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सीधा, यह अविलंब से दूर और तीव्र गति होती है, ठीक है।
यानी अगर हम बात करेंगे एक सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम से जाती है तो ये क्या होती है, ये अविलंब से दूर होती है और तीव्र गति होती है। ठीक है, अगर हम ऐसे इस तरीके से देखेंगे तो जो आपतत किरण होता है इसमें प्रकाश के अपवर्तन का नियम के अनुसार जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो होता है दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है, घटता है। ठीक है, जितनी दूरी होगा उसका वर्ग करेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो कूलाम का नियम लगता है। ठीक है, कूलाम का नियम जो होता है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो उनके लगा मध्य बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और आवेशों के मध्य की दूरी जो होता है D उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी D अगर ज़्यादा होगा, दूरी अगर ज़्यादा होता तो विद्युत क्षेत्र बल कम होगा, आवेश कम होगा। ठीक है, आवेश के मध्य का माध्यम पर मध्य जो है आवेश के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो इस तरीके से आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फार्मूला है, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। ठीक है, ये होता है मोलों की संख्या। तो पदार्थ का भार कितना इसमें दिया गया है, 540 ग्राम, और हम निकाल लेते हैं ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये भी आपको याद आना चाहिए तभी हो पाएगा क्वेश्चन। अब C का अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, C का जितना कितना होता है अणुभार, 6 होता है, 12 होता है तो 6 गुणे 12 कर देंगे, प्लस H का होता है 1, तो 12H है तो 12 प्लस 1 हो जाए, 12 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस ऑक्सीजन 6 है तो 6 गुणे 16 इसका अणुभार होता है, 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको गुणा जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96, और 72 वाला 96 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। तो अणुभार आपका क्या आ जाएगा, 180। भार इसका दिया गया है 540 ग्राम, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 540 बटा 180, ये मोलों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो 18 3 54, तो 3 मोल आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा, 3 मोल। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, 3 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। इनमें से परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 समथिंग है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4.002, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना है 1.007। ठीक है, तो इस तरीके से किसका सबसे कम हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोजन का, आंसर ये बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है इसमें से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है, 2NaHCO3। क्या होता है, 2NaHCO3 इसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर हम जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है 3 भागों में, Na2CO3 बनता है। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, Na2CO3 बनता है। ठीक है, और दूसरा इसमें बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और फिर H2O यानी कि जल निकलता है, भाप निकलता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, गैस छूटती है, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो वो कहा जाता है नाभिक को। किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को कहा जाता है। नाभिक को कोशिका का मास्टर कहते हैं। नाभिक कोशिका के DNA के ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत क्या होती है। ठीक है, वृक्ष के कई प्रकार की परतें होती हैं। ठीक है, इस तरीके से समथिंग करके, और इस तरीके से इसमें कई सारी परतें होती हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर हम देखेंगे तो ये बाहरी जो परत होती है उसका क्या नाम है, उसका नाम होता है वल्कल या बाहरी छाल। जो बाहरी छाल होता है उसको क्या कहते हैं, वल्कल कहते हैं या बाहरी छाल कहते हैं। ठीक है, इसमें अंतःकाष्ठ होता है, लास्ट में सबसे जो ये ब्लैक कलर का बीज भी होता है, इसको क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं, पित्त, ये भी याद रखिएगा, पित्त। ठीक है, मज्जा जो होता है, मज्जा ये जो ये वलय जो बना होता है, मज्जा इसको कहते हैं, मज्जा रश्मियाँ इसको कहते हैं। ठीक है, ये मज्जा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद रस काष्ठ की बात करेंगे तो रस काष्ठ ये छाल के जस्ट बगल में नीचे, छाल के नीचे जो होता है वो रस काष्ठ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रजातियों के व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से आवश्यक है। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा प्रजनन। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रजनन। ठीक है, प्रजनन क्या होता है? प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखता है। प्रजनन क्या होता है? व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने में और उनके विलोपन को रोकने के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रजनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर वसा या वसा यानी कि फैट का जब ऑक्सीकरण होता है तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है फैट के ऑक्सीकरण से ही निकलता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी पार्ट हो जाएगा, फैट या वसा। मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर की वृद्धि कौन करता है? मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर की वृद्धि की बात करेंगे तो वो करता है पैराथायराइड। कौन करता है? पैराथायराइड। आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इसके द्वारा जो है पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी से किसका रोग का उपचार करते हैं? तो हृदय रोग का उपचार करते हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो ये जो है किसकी बनी होती है? तो ये बना होता है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी पार्ट हो जाएगा, काइटिन। अगला प्रश्न, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर जो है तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर क्या कहते हैं? टी बराबर सी यानी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। राइट आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांद्र अम्ल को तन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सांद्र मीन्स गाढ़ा, अगर गाढ़ा है तो उसको तन मीन्स पतला। ठीक है, पतला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी मिला दीजिए सांद्र में तो पतला हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी में सांद्र अम्ल मिलाएंगे जिससे कि वो पतला हो जाएगा, तन अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में एक नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। इनमें से बताना है कि कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो होता है वो जंतु का सबसे बड़ा समूह है, संघ है। और इसी संघ में टोटल कितने हैं? तो 10 लाख जंतु हैं। कितने हैं? 10 लाख जंतु। ठीक है, 10 लाख जंतु टोटल हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। इनका क्या होता है? शरीर सिर, वक्ष और उदर में जो है विभाजित होता है। इनका बाह्य कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी उच्चर्म का बना होता है, जैसे कि केकड़ा हुआ, तिलचट्टा है, मक्खी है, मच्छर है, रेशम के कीड़े, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के आते हैं ग्रुप के जानवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। हॉर्स पावर की बात करेंगे तो ये 746 वाट के बराबर होता है। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट जो सापेक्षिक घनत्व है इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखेंगे घनत्व तो घनत्व होता है द्रव्यमान किलोग्राम पर घन मीटर। इसका क्या होता है? इसका मात्रक होता है। किलोग्राम पर घन मीटर क्या होता है? इसका मात्रक होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इनके सभी के मात्रक होते हैं, लेकिन अपेक्षिक सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो इसमें अगर हम पहले आंसर की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? मूल मान का 9 गुना हो जाता है गतिज ऊर्जा। कैसे? अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो पहले जो है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध की बात करेंगे तो क्या होता है? के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m इसका होता है फार्मूला। यहाँ से अगर हम K1 निकालेंगे तो K1 बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 2m। ठीक है, अब हम K2 बराबर निकालेंगे तो क्या कह रहा है? 3 गुना पी हो गया, तो 3p स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। ठीक है, 3p मीन्स 3 त्रिका 9p स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा, ये K2 का मान। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखेंगे तो दूसरी स्थिति में अगर पहले समीकरण से ये जो है दिया गया है इससे अगर हम तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? K2 बराबर आ जाएगा 9K1। ठीक है, क्योंकि ये 9 है, 9 हटा देंगे कि तो पी स्क्वायर अपान 2m, पी स्क्वायर अपान 2m, यहाँ से क्या हो जाएगा? K2 बराबर 9pm आ जाएगा। अब K2 बराबर
9K1 आ जाएगा। ठीक है, K2 बराबर क्या आ जाएगा 9K1। तो इस तरीके से यहाँ से हम देखते हैं कि मूल मान का कितना गुना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता। किसमें, लाल रक्त कोशिका में, यानी कि आरबीसी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है इसका निर्माण। और अगर हम बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसे जो है कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है इसके। ठीक है, इसकी औसत आयु कितनी की होती है, तो ये 120 इसकी औसत आयु होती है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से था ये ओवरऑल आज का क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।